Hello, hi, namaskar, Jai Jagannath. Welcome back to my channel Anyhow. Today we are going to discuss about the late part of teaching aptitude and pedagogy. दोस्तों हम आज सुबह ही एक वीडियो अपडेट किए थे जिसमें था हमारी पार्ट 3 एंड पार्ट IV का जो बेसिक्स फंडामेंटल होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी का इन डेप्थ डिस्कशन था। उसके साथ मैंने आपको बताई थी, प्रॉमिस की थी कि मैंने टीचिंग पेडागोजी का सारे जो कंसेप्ट्स है, जो सारे यूनिटी है, वो मैं कवर करूंगी इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ ही। और उसके बाद हम कुछ MCQ प्रोवाइड करेंगे। MCQ के बारे में बात करेंगे, कैसा टाइप का CVT में आ सकता है। और है उस जब भी कंप्लीट हो जाएंगे पूरे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी का सिलेबस जो पार्ट 3I में है, उसके बाद ही मैंने होपफुली 1000 MCQ आपके साथ लेकर आऊंगी, जो कि प्रैक्टिस करने से आपको बहुत हेल्प होगा, जो कि PGT TGT के लिए अपेयर कर रही है। उसके बाद जो चीज़ होता है कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर है, पेडागोजी के साथ है, वो हमारे सारे अभी इस वीडियो का जो सीरीज होगा, एक ही सीरीज में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको सेग्रीगेट कर सेपरेट कर 5-6 या कुछ 10 तक भी जो सीरीज आ सकता है। सो इसीलिए आप अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, share and like the videos to reach all other aspirants who are preparing for any kind of TGT PGT for all subjects. So please guys, by supporting me, please to subscribe the channel. Without wasting our time, please let us start the video. हमने सुबह जब वो वीडियो अपडेट की थी, उसमें क्या था कि टीचिंग एप्टीट्यूड का वो जो बेसिक्स होता है, करिकुलम से हम स्टार्ट की थी, उसके टाइप्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्लानिंग हम कैसे करें, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, वो बहुत सारी चीज करिकुलम का जो यूनिट 1 का जो फर्स्ट फेज था करिकुलम का, वो हम कंप्लीट कर दी। उसके बाद जो है हम हमारे जो बाकी चीज था वो है था करिकुलम का अप्रोचेस एंड थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। जो भी थ्योरी है, जो भी प्रोपोनेंट्स करिकुलम के साथ कुछ अपनी ही राय दी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद में हमारा है MCQ जो हम सॉल्व करेंगे MCQ। ओके, देन लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जो कि है हमारे टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच। दो ही अप्रोच में उसको डिवाइडेड किया है। जो अप्रोचेस करिकुलम का है हमारे, वो वन है टेक्निकल अप्रोचेस, एक ही एक, दूसरे है हमारे नॉन टेक्निकल। तो पहले हम टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, उसका कितने टाइप्स होता है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर में है। दूसरे बात हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक अप्रोच। दो ही अप्रोच है, देयर आर टू अप्रोचेस ओनली फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज द टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज द नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक अप्रोच। जो टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच है, उसमें क्या क्या चीज है। पहले का जो कंपोनेंट्स है, करिकुलम डेवलपमेंट आर समथिंग सिमिलर टू इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, द साइंटिफिक मेथड which involves a logical step by step procedure of problem solving। जो भी हमारे करिकुलम डेवलपमेंट हुआ है, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, वो एक प्रोसेस है। जो करिकुलम डेवलपमेंट बारे में हम बात कर रहे थे, जो स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग है, वो इवैल्यूएशन हो, वो इम्प्लीमेंटेशन हो, वो यूजेबिलिटी हो, जो सारे चीज करिकुलम डेवलपमेंट में आता है हमारे। इट इज समथिंग सिमिलर टू इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। जो हम कुछ बनाए, जो खूब कुछ हम बिल्ड करें, द साइंटिफिक मेथड which involves a logical step by step procedure। curriculum development itself, curriculum is a organized thing, is a systematic way of approaching something। कुछ भी हम बनाए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एग्जाम का जैसे कि क्या क्या सिलेबस में हमारा होना चाहिए, कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, यूनिटी प्लान कैसे बनाए, और दूसरी बात इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या क्या है, एक्टिविटीज क्या क्या हम ऐड करें हमारे करिकुलम में, वो एक एकेडमिक ईयर के अंदर। तो वो जो सारी चीजें होता है, वो होता है कि लॉजिकल स्टेप। जो भी चीज हम यूनिट 1 हिस्ट्री बुक में क्यों यूनिट 1 है, क्यों 2 यूनिट में जो है जो सब्जेक्ट को यूनिट 1 में क्यों नहीं है, वो लॉजिकल अप्रोचेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने आज सुबह ही बात की थी कि जब भी हम नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके पहले से ही हमको
वो जो ब्रिटिशर्स के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि वो जो एक फंडामेंटल नॉलेज हमको देता है, क्यों देता है कि क्यों हम नेशनल मूवमेंट की इमरजेंसी क्यों जरूरत है, नेशनल मूवमेंट क्यों हमने नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करें, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे लिए, वो बारे में जानने के लिए ओरिजिन, फैक्टर्स एंड कॉजेस रिलेटेड टू एंड रिलेवेंस टू नेशनल मूवमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए आप यहाँ पर बोले गए कि लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर हो वो लॉजिकली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करें, जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम का हो, कोई स्टूडेंट सेंट्रिक प्रॉब्लम का हो, कोई सिस्टम सेंट्रिक प्रॉब्लम का हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जो करिकुलम में है वो लॉजिकली डिफाइंड हो एंड एक प्रोसीजर, एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर में होना चाहिए। उसके बाद जो है, इट इज ए वे ऑफ प्लानिंग करिकुला टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एंड टू अलाउ देम टू इंक्रीज देयर आउटपुट। ये जो करिकुलम है टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एंड अलाउ देम टू इंक्रीज देयर आउटपुट, वो सीखें, उसके साथ भी जो रिजल्ट है, जो आउटपुट कंसिक्वेंसेस है, वो भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए जो साइंटिफिक टेक्निकल अप्रोच होता है करिकुलम के, वो बहुत सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ट्रांसपेरेंट भी है। तीसरे बात जो है, अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द मेथड्स दैट कुड बी कंसिडर्ड साइंटिफिक। जो कि हम प्रिंसिपल ले रही है, जो भी प्रिंसिपल हम चूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द मेथड्स दैट कुड बी कंसिडर्ड साइंटिफिक, जो भी हम मेथड में पढ़ा रही है, या हमारी सारे करिकुलम का जो प्रोसीजर होता है, जो डिजाइन फ्रेमवर्क होता है, वो सारी हमारे जो प्रिंसिपल है वो ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करे, जो कि साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई इवेंट हो, उसको हम कैसे मैनेज करें, कोई इवोल्यूशन प्रोसेस हो, कोई सिलेबस कॉम्पिटेंसी हो, कोई कुछ भी प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू आवर करिकुलम फ्रेमवर्क should be follow the principles that is with the bureaucracy method, and that to be considered as a scientific way of approaching। okay, so जो टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच थे, वो तीनों ही इसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर आप बोल सकते हो, जो भी कोई, वो ये है साइंटिफिक, टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच ऑफ करिकुलम की। वो जो प्रोपोनेंट्स है, जिसने ये जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल करिकुलम के बारे में बताया हमको, उनका अपने राय, अपने व्यू दिए, उन्होंने से जो इम्पोर्टेंट मॉडल के बारे में बात करी, वो है टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिनका पूरा नाम है राल्फ डब्ल्यू टीलर्स। द मॉडल वाज डिजाइन बाय टाइलर इन 1969, ये आप याद रखना है, 1969 में ये मॉडल डेवलप हुआ था, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग हिज कैरियर इन एजुकेशन एज ए साइंस टीचर इन साउथ डकोटा, टेलर वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो टू परस्यू ए डॉक्टरेट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में अपनी डॉक्टरेट या पीएचडी डिग्री कंप्लीट करी है। उसके बाद हिज ट्रेनिंग विथ चार्ल्स जूड and W. Chatters at Chicago led to a research focus on teaching and testing। उन्होंने उसके बाद जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की थी, उन्होंने ट्रेनिंग में अपनी टीचिंग एंड टेस्टिंग को ज्यादा ही उनको रिसर्च में फोकस करी है, ठीक है। टाइलर फास्ट coined द टर्म इवैल्यूएशन आज इट pertinent टू स्कूलिंग। इवैल्यूएशन के बारे में, जो कि हमारे करिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो इवैल्यूएशन के बारे में फर्स्ट टाइलर ही हमको बताए थे या काइंड करती, जो कि डिस्क्राइबिंग ए टेस्टिंग कंस्ट्रक्ट दैट मूव टू अवे फ्रॉम पेंसिल एंड पेपर मेमोराइजेशन एग्जामिनेशंस एंड towards an evidence collection process dedicated to overarching teaching and learning objective। जो कि हमारे पहला जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट थी कि पेंसिल पेपर या पेन एंड पेपर में मेमोराइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन के लिए हम करते हैं, कोई मार्क्स सिक्योर के लिए करते हैं, उसको छोड़कर इट कम्स टुवर्ड्स एन एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस होता है, जो साइंटिफिक वे में हम करते हैं। सिर्फ इवैल्यूएशन वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं होता है, वो पेंसिल पेपर या पेन एंड पेपर मेमोराइजेशन ऑफ टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स नहीं होता है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है जो जिसको हम इवेलुएटेड कर सकते हैं। वो है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव कैसे हम मीट करें,
वो ऑब्जेक्टिव को कैसे हम पाए उसके बारे में भी हम बहुत सारे इवैल्यूएशन का टूल एंड मैकेनिज्म है, वो इवैल्यूएशन का टूल एंड मैकेनिज्म के बारे में हम और भी बहुत सारी यूनिट है उसमें हम कवर करते हैं, ठीक है। Then Tyler could very well be considered one of the first proponents of what is now popularly known as portfolio assessment. ये portfolio assessment itself is a broader concept. So इसको हम भी बताएंगे। पहले हम टाइलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टाइलर could very well be considered one of the first proponent जिनने भी पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में बात करी, उनके बीच में जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है टीलर, ओके। देन द मॉडल इज ऑल्सो रिफर टू बिहेवियर पैटर्न्स। टाइलर का जो मॉडल है हमारे यहाँ पर हमने बात की मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, उनको हम बता सकते हैं बिहेवियर पैटर्न्स, ओके। एंड टू अप्लाई प्लानिंग मॉडल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट it is rational to specify the ends of an activity before engaging in it. It is also sometimes referred as means and planning, जो कि हमारे एक पाथ है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए, मीट करने के लिए जो मीन्स है, जो मैकेनिज्म्स है, जो रास्ता है हम हमारे ऑब्जेक्टिव तक, हमारे विजन एम तक रीच करने के लिए, वो जो प्लानिंग है उसको मिलाकर जो है वो हम टाइलर की जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट करिकुलम बता सकते हैं, जो कि मीन्स एंड प्लानिंग। टाइलर बेस्ड his justification for the model around 4 central question। 4 ही सेंट्रल क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके सीबीटी में, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के अंदर आते हैं। कितने ही सेंट्रल क्वेश्चन था टाइलर के, जैसे कि आपने 4 ही बताएंगे यहाँ पर, वो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको चूज करना पड़ेगा सही ऑप्शन, सही आंसर क्या है। तो पहला जो है क्वेश्चन वो है व्हाट एजुकेशन प्रपोजेस शुड द स्कूल सीक टू अटेंड। एजुकेशन एक ही प्रपोज में के लिए, एक ही ऑब्जेक्टिव या एम के लिए नहीं बना है, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एम एंड विजन्स आर देयर। वी शुड हैव टू डिफाइन व्हाट एजुकेशन प्रपोजेस शुड द स्कूल सीक टू अटेंड, जो कि एजुकेशन सिस्टम है। स्कूल के दौरान हम स्कूल को लेकर एज ए टूल, एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल मीन्स, हम उसको लेकर क्या क्या विजन हमारे है, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम अटेंड करें। दूसरे है नंबर 2 इज दैट व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेंड दिस प्रपोजेस। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड, क्या क्या हम एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं दैट आर लाइकली टू अटेंड दिस प्रपोजेस। जो हम यहाँ पर बात करें, ये जो एजुकेशन का प्रपोज होता है, स्कूल जिसको अटेंड करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस हमको क्या क्या उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 चीज हमारे हो गए, एजुकेशनल प्रपोज और एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। वो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो आप मेमोराइज कर लो। एजुकेशनल प्रपोजेस, फर्स्ट वन इज दैट लीड्स टू स्कूल सीक्स टू अटेंड द प्रपोजेस, एंड सेकेंड वाज दैट टू अटेंड these proposes what educational experiences can be provided to them, okay, then that is clear। then question number 3, how can these educational experiences be effectively organized। ऐसे ही कोई नहीं है कि बहुत सारे टीचिंग एक्सपीरियंस लोग होता है, टीचर्स होते हैं, या बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है हमारे पास। उस एक्सपीरियंस को हम कैसे यूटिलाइज करें, एप्लीकेबल कैसे बनाए, रिलायबल कैसे बनाए, ऑब्जेक्टिफाई कैसे करें, इसीलिए हमको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हाउ कैन वी डू दिस, वो जो प्रोसेस होता है कैसे हम एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को मोर इफेक्टिव बनाएं और मोर ऑर्गेनाइज्ड करें। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टीलर फैक्टर जो है, हाउ कैन वी डिटरमिन वेदर दीज प्रपोजेस आर बीइंग अटेंड। हम कैसे डिफाइन करें कि अटेंड कर पाए या नहीं कर पाए, जो कि एजुकेशनल एक्सपीरियंस के साथ जो जिसको हम इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज बनाए। पहले तो हम सेट करें हमारे गोल, क्या गोल है, क्या विजन है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंस के साथ हम कैसे वो अटेंड करें जो ऑब्जेक्टिव है,
जो पर्पजेस हमारे एजुकेशनल सिस्टम को। तीसरे बात ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस को कैसे हम इफेक्टिव बनाए, ऑर्गेनाइज बनाए, जिसको हम एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर इज दैट वो प्रोपोजेस को हम वो ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेंड करें, हम कैसे उसका डिटरमाइन करें। ठीक है, वो ये चार जो ऑप्शन है, आप ये चार ऑप्शन को याद करना है। ठीक है, okay. Then Tyler 1949 started that the development objectives is the first step in curriculum planning because they are the most critical criteria for guiding all the other activities of the curriculum maker. जो भी है उन्होंने 1940 में ये बात कही कि द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इज द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम प्लानिंग। जो भी हम करिकुलम प्लानिंग बनाए, जो कि करिकुलम का फ्रेमवर्क करे, इसका डिजाइन करे, उसका फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव को पहले डेवलप किया जाए, उसके बाद हमें करिकुलम के बारे में बात करेंगे या करिकुलम को फ्रेमवर्क करेंगे। क्योंकि हमारे पास जब भी कोई पॉइंट नहीं होता है, हम उसी का हम शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ पर करें, वो जो पाथ मीन्स होता है, हम हमारे पाथ पहले हमारा मीन्स जो होता है, सॉरी एंड जो होता है, वो जो गोल पॉइंट है उसको हम आइडेंटिफाई करें। हमारे सेकंड स्टेप होता है वो मीन्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम चले किसी भी जगह पर, डेस्टिनेशन पर हम पहुंचे, ऐसा तो नहीं है ना। हम जब भी स्कूल को जाते हैं, हमारे घर से निकलकर स्कूल में पहुंचते हैं, या जो कोई भी डेस्टिनेशन प्लेस हम चूज करते हैं, जैसे कि कोई मार्केट जाए, कोई शॉपिंग करने जाए, कोई टेम्पल जाए, चर्च जाए, वो हमारा व उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, डेस्टिनेशन प्लेस है, वो पहले से ही कन्फाइंड है, पहले से ही डिजाइन है। इसीलिए हमको जब भी करिकुलम के प्लानिंग में बारे में बात करना है या प्लानिंग के बारे में सोचना है, उसके पहले से द फर्स्ट एंड द वेरी इनिशियल स्टेप इज दैट यू शुड हैव टू डेवलप द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपको पहले से ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। ओके, देन टाइलर स्पोक ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन विद इन द करिकुलम। दो ही फॉर्म्स होता है जो कि हम इंटीग्रेटेडली हम करते हैं। वो फर्स्ट फॉर्म इज दैट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। द फर्स्ट फॉर्म वर्टिकल हम बात करेंगे, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करेंगे। Vertical means that the knowledge and skill students had learned in previous years should be deliberately used and extended upon in succeeding years। जो भी हम पहले से ही हमारे प्रीवियस नॉलेज है, हमारे पास जो भी स्टोर्ड आइडियाज है, स्टोर्ड फंडामेंटल्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम कैसे इस ईयर में, जो सक्सीडिंग ईयर होता है, जो कि हमारे फ्यूचर का जो साल होता है, हम कैसे यूज करें उसको। ठीक है, देन अल्टरनेटिवली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड विद द डेलिबरेट लाइक लिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। एक ही सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट को हम कैसे डेलिबरेटली लिंक करें। जैसे कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करो, जियोलॉजी के बारे में बात करो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, देन दिस इज वन वे ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक डाउन द इनविजिबल वॉल्स। जैसे कि हमारे हॉरिजॉन्टल में कोई भी वॉल्स नहीं होते, कोई भी डिफाइंड बॉर्डर नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर खत्म हो जाए। इसीलिए तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया है हमारे ग्रेजुएशन के लेवल में। सेपरेटिंग नॉलेज बिटवीन सब्जेक्ट, कोई भी नॉलेज के बिटवीन में सब्जेक्ट में सेपरेशन नहीं होता। जैसे कि हम सोशल साइंस के बारे में बात करें तो पहले से ही टीचिंग जो मेथड्स होता है, टीचिंग जो सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री भी जुड़ा है, वो रिलेशन है एक सोशल साइंस का ना। इसीलिए बोला था सोशल साइंस का ऑल सब्जेक्ट ट्विन सिस्टर होते हैं। आप बात करें साइंस का सब्जेक्ट को, फिजिक्स में भी मैथ होता है, केमिस्ट्री में भी मैथ की जो टेक्निक्स होता है वो यूज करते, इसीलिए वो सारे सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग है, इंटीग्रेटेड है। इसीलिए हमको कोई भी एक कन्फाइंड मार्क के सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए कि ये वो कन्फाइंड मार्क है, इसमें फिजिक्स पढ़ा है, इसमें सोशियोलॉजी पढ़ा है, इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इसमें हिस्ट्री पढ़ा है। वो सारी चीज आपने आप ही एक इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फ्रेमवर्क में है। दूसरी बात जो है की क्राइटेरिया रिक्वायर्ड वेयर कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। वो सारे जो प्रिंसिपल्स होता है, स्टेप्स होता है टेलर की, वो आप
ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज कर लो, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कहाँ पर भी आ सकता है। इसीलिए अगर आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर हो, कंसेप्चुअल आप क्लैरिटी हो, क्लैरिफाइड हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो की क्राइटेरिया क्या है आपके पास? टीलर की कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यू मेंटेन करना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव होना चाहिए। ठीक है। इन आंसरिंग द 4 क्वेश्चन, जो भी हमने क्वेश्चन पूछा था, जो कि गोल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, एजुकेशनल एक्सपीरियंस को हम यूज करके उस कैसे अटेंड करें, वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस को कैसे इफेक्टिव बनाए, ऑर्गेनाइज बनाए, उसके बाद हम डिटरमिन करें कि कैसे वो ऑब्जेक्टिव को अटेंड किया जाए। ठीक है। तो वो जो 4 क्वेश्चन है आपके पास टेलर की, उसको आंसर कर करके in designing school experiences, in answering the 4 question of Taylor, and in designing school experience for children, curriculum developers had to screen their judgment through the 3 factors. ये जो 3 factors यहाँ पर है, इसी के साथ ही curriculum designing बना रहता है। ठीक है। वो फर्स्ट वन इज दैट द नेचर ऑफ द लर्नर, जो डेवलपमेंटल फैक्टर्स, लर्नर्स इंटरेस्ट, नीड्स, लाइफ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। जो कि फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द लर्नर, जो लर्नर की एक्सपीरियंस हो, इंटरेस्ट हो, डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर्स क्या क्या है उसमें, नीड्स क्या है वो चिल्ड्रन की या स्टूडेंट की, लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है एक्सेट्रा, एंड भी बहुत कुछ चीज जो कि लर्नर्स के रिलेटेड है, या चिल्ड्रन से रिलेटेड है, या स्टूडेंट से रिलेटेड है। सो इसीलिए जो फर्स्ट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, टेलर के अनुसार, जो कि हमारे साइंटिफिक एंड टेक्निकल अप्रोच के अंदर है, वो नेचर ऑफ द लर्नर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम कुछ बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जाए, उसका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, वो हमको पहले से ही पता करना है। नीड क्या है हमारी, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है हमारे उस सब्जेक्ट में, या कोई भी चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं। ठीक है। वो फर्स्ट फोकस वन इज द nature of the learner, to identify the nature of the learner. Then second one is the values and aims of society. Society को democratizing principles, values, attitudes, morals, behavior, all the related aspects of societal development. जैसे कि value क्या है, aims and aims of society, दो चीज हो गया, एक learner, दूसरा है सोसाइटी। ठीक है। तीसरा क्या है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर में, कंटेंट मैटर में मास्टरी है, हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। पहले आपको 4 सवाल पूछा गया, 4 सवाल को का जो जवाब है वो कैसे हम डेवलपमेंट किए, वो यहाँ पर है 3 फैक्टर्स जिसको इन्फ्लुएंस करता है। याद हो गया, नेचर ऑफ द लर्नर, लर्नर इज द फर्स्ट, वैल्यूज एंड एम्स ऑफ सोसाइटी, देन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आशा करती हूँ आपको इतने तक भी समझ आ गई होगी टाइलर के बारे में। फिर टाइलर is completed. Okay. Anything left of Tyler, I will definitely try to do it and over all these obstacles in the second series. शेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जो कि ये दोनों ने अपने राय रखी करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, अपने ओन फिलोसफी एंड प्रिंसिपल डाले। गार्लिन सेलर एंड हिज एसोसिएटेड 1981, वो जो ईयर होता है वो ईयर ही आप याद कर लो। ओके। अडप्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है उनके। ठीक है। उनका अप्रोच को हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी बोल सकते हैं, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए वो अप्लाई करती है। They describe and analyze curriculum plans in terms of relations of ends and means. ends के end से means तक जो रिलेशन है वो आप ये जो करिकुलम डेवलपमेंट में वो एनालिसिस एंड डिस्क्राइब किए। डिजाइनिंग द करिकुलम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, जो उनका डिजाइनिंग है वो इसी तरह ही है। फर्स्ट, बेसिक्स ऑफ करिकुलम, सोसाइटी, लर्नर्स नॉलेज, जो कि टेलर में भी था। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम डिजाइनिंग, जिसको हम इफेक्ट क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, लीगल रिक्वायरमेंट्स, रिसर्च डेटा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, स्टेट गाइडलाइंस, स्टेट या सेंटर जो भी आप कह सकते हो।
देन करिकुलम डिजाइन हम करें, गोल सेट हो गया, करिकुलम डिजाइन हो गया, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसके बाद करिकुलम इवैल्यूएशन। एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ करिकुलम का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, फ्रेमवर्क होता है, ये इसी में ये इसीलिए वो रिफ्लेक्ट करता है, वो जो वर्ड है, वो जो टाइटल है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल अप्रोचेस टू करिकुलम, वो सेम ही है, यहाँ पर भी वो सेम है, अप्रोच थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ठीक है, समझ आ गई आप ये जो टाइटल, ये जो ग्राफ आपको। एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि पहले जो ऑप्शन थे एक्सटर्नल फोर्सेस, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, रिसर्च डेटा, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड स्टेट गाइडलाइंस, ये बहुत क्लियर क्रिस्पी है, जो कि हमको याद में रखना है कि लीगल गाइडलाइंस जो भी होता है, स्कूल की प्रोसीजर होता है, इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है 2005 का, या हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो आया है 2020 का, हम उसके हिसाब से हमारे जो करिकुलम बनाए, तो वो बहुत एक साइंटिफिक एंड एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अप्रोच में होगा। एनईपी का जो पोर्शन है 2020 का, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में उनका डिटेल्स एनईपी का और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड उनका सब मॉडल क्वेश्चन सीबीटी के अनुसार हमने अपडेट किए है। आप चाहे तो एनईपी के जो डिटेल्स आपको ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल के जाकर वो भी वीडियो देख सकते हो। मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप आई बटन को क्लिक कर कर वो वीडियो भी देख सकते हो। आशा करती हूँ वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, ओके, देन है स्टेट गाइडलाइंस, या कोई स्टेट रीजनल बेसिस का हम गाइडलाइंस बनाए, कोई सेंट्रल लेवल का तो हो गया एनईपी 2020। उसके बाद हमारे तो बात हुई थी कि जो करिकुलम बनना है उससे पहले हमको याद रखना है डाइवर्सिफिकेशन का, रीजनल लैंग्वेज हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, हेरिटेज हो, इसीलिए स्टेट का जो गाइडलाइन भी एजुकेशन के ऊपर होता है, वो भी हमको ध्यान में रखकर बनाना है हमारे करिकुलम। क्योंकि जो एजुकेशन जो सब्जेक्ट होता है, एजुकेशन जो सिस्टम होता है, वो एक कंकरेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार है, जिसके ऊपर स्टेट भी अपने राय दे सकती है, अपने अमेंडमेंट कर सकती है, अपने अपनी स्टेट की लॉ बना सकती है, प्रिंसिपल स्कीम्स पॉलिसी बना सकती है, स्टेट भी अपने तरफ से वो कर सकती है। ठीक है, वो इसलिए कंकरेंट लिस्ट में स्थान है। दूसरा जो है बेसिस ऑफ करिकुलम सच एज सोसाइटी, लर्नर्स एंड नॉलेज, तीन बेस के ऊपर वो डिपेंड करता है, सोसाइटी या कम्युनिटी का हो, लर्नर्स सेंटर्ड का हो, या चिल्ड्रन या स्टूडेंट का हो, एंड द नॉलेज बेस का हो। तीसरे जो है करिकुलम डेवलपर्स देन चूज द कॉम्बिनेशंस ऑफ करिकुलम डिजाइन, implementation strategies, and evaluation procedures that are calculated to maximize the attainment of goals, review feedback from the plan in effective through instruction, and replan the elements of the curriculum as indicated by the data। जैसे कि हम कहे कोई curriculum developers कहो, then choose the combination of curriculum design, करिकुलम डिजाइन कैसे किया जाए, फ्रेम आउट कैसे किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या क्या होना चाहिए। पहले तो हम डिजाइन कर दें, उसका फ्रेम आउट बना दे, उसका ब्लूप्रिंट बना दे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, उसके लिए स्ट्रैटेजी, प्रोसेस, प्लानिंग कैसे होना चाहिए। दूसरे तीसरे बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन इज द इवेल्युएशन, जैसे कि हम फीडबैक लेकर करें, कोई मैक्सिमाइज अटेनमेंट ऑफ गोल, हम जो करिकुलम बनाए वो हमारे फुलफिल हुआ कि नहीं, उसके बारे में हम इवेल्युएशन करें, फीडबैक लें फ्रॉम द प्लान इन इफेक्टिव थ्रू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शनली हम उसको प्लान बनाए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको मॉडिफाई कर कर रीप्लान भी सेट कर सकते हैं। हो गया ये। 4 नंबर पॉइंट में है करिकुलम प्लानर्स क्रिएट और सिलेक्ट ए जनरल पैटर्न, ए करिकुलम डिजाइन फॉर द लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। जो भी हम करिकुलम डिजाइन करें, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कमेटी, करिकुलम कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी जो है, वो एक जनरल पैटर्न सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, every students, every learner should get the opportunity and accessibility to attain the at least minimum goal। जो भी अपॉर्चुनिटी हम स्टूडेंट को दे रहा है, वो एटलीस्ट हमारे अटेनमेंट ऑफ द एंड को वो फुलफिल करे। ठीक है, among their alternatives is the subject design utilizing specific studies in the specified curriculum area,
or a scope and sequence plan built around a selection of persistent topics or themes and analysis of the essential skills necessary for knowledge and competence. पहले तो है जो प्लान बना रहा है, सिलेक्ट ए जनरल पैटर्न, एक जनरल पैटर्न वो चूज किया है. Among the alternatives is a subject design utilizing specific studies in a specified curriculum area. कोई हाँ स्पेसिफिक स्टडी बनाए, जैसे कि कोई वोकेशनल आर्ट करे, कोई स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दे, कोई काउंसलिंग का बात करें, कोई स्टूडेंट काउंसलिंग हो, कैरियर काउंसलिंग हो, जो टॉपिक होता है हमारे एनालिसिस ऑफ द एसेंशियल स्किल्स नेसेसरी फॉर नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस. हमारे जो भी करिकुलम के अंदर जो भी एक्टिविटीज इनकलकेट किया गया है उसमें सारे जो बेसिक्स रहे, जो बेसिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल हो, वो है नॉलेज अटेनमेंट और हमारे जो दक्षता है, क्षमता है, हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान कौशल है, उसको बढ़ाए. ठीक है. दूसरे ये खत्म हो गए. और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है करिकुलम इवैल्यूएशन, बेसिस ऑफ करिकुलम सोसाइटी, लर्नर्स नॉलेज, फीडबैक, अपॉर्चुनिटी इन हुई स्टूडेंट पार्टिसिपेट. जो कि बेसिस होता है सोसाइटी, लर्नर्स नॉलेज, देन फीडबैक, देन अपॉर्चुनिटी इन हुई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट. जैसे कि हमारे स्टूडेंट जो लर्नर्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंगेज करें और वो एक पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट बनाए रखें. Seiler argues that curriculum planners must see instruction and teaching as the summation of their efforts. जो भी हमारे टीचिंग मेथड हो, लर्निंग टीचिंग का जो अप्रोचेस हो, समेशन ऑफ देयर एफर्ट, सारी चीज का एक इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक आउटकम वो हो सकते हैं. जैसे ठीक है. देन करिकुलम इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग expected learning outcomes and the entire curriculum plan. जो कि करिकुलम इवैल्यूएशन क्या क्या चीज अपने अंदर में है, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, जो भी हमने गोल सेट की है, जो भी हमें ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग करी है, जो इनके लिए जो करिकुलम बना है वो गोल अटेनमेंट के लिए, वो ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट के लिए, उनका जो मीन्स है वो सही है या नहीं है, उन गोल को हम अटेंड कर पाए या नहीं, वो आउटकम को हमने रीच कर पाए या नहीं, वो सारी चीज इवैल्यूएशन में हम इवैल्यूएट करते हैं. एंड द इंटर करिकुलम प्लान, इंटर करिकुलम प्लान को भी. फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, सेलर ने बताई दो इवैल्यूएशन के बारे में. वन इज द फॉर्मेटिव एंड सेकेंड वन इज द समेटिव. फॉर्मेटिव में क्या होता है, फीडबैक अरेंजमेंट्स दैट एनेबल द करिकुलम प्लानर्स to make adjustments and improvements at every stage of the curriculum development process. जो कि है फीडबैक अरेंजमेंट जो करी है हमारे फॉर्मेटिव में, enable the curriculum planners to make adjustment. कोई भी हमारे करिकुलम ऐसे नहीं तो वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो रिजिड नहीं हो, वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो, हम उसको रीअरेंज कर पाए, कोई चीज ऐड करना है तो कर पाए, कोई चीज हमको उसको डिडक्ट करना है तो हम करिकुलम के डेवलपमेंट से हम निकाल दे सकते हैं. इसीलिए जो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसीलिए होता है कि हम ऑब्जेक्टिव गोल्स, कोई भी मीन्स, कोई भी स्ट्रैटेजी को हम चेंज कर सकते हैं. देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, वो चीज को हम चेंज यहाँ पर कर सकते हैं. वो तीन चार चीज जो होते हैं. देन जो समेटिव होता है, इट कम्स एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस खत्म हो गया आपकी. देन डील्स विद द इवैल्यूएशन ऑफ द टोटल करिकुलम प्लान, ये हमारे जो करिकुलम प्लान के ओवरऑल टोटल डील करते हैं. ये चीज आपको समझ आ गई. एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है. फॉर्मेटिव में हम पहले से ही, शुरू से ही हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी फीडबैक ले सकते हैं, कोई भी चीज हम ऐड कर सकते हैं या कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं करिकुलम में. और जो समेटिव है वो एंड प्रोसेस में ही होता है आपकी, एंड इवैल्यूएशन की एक टोटल करिकुलम प्लान की भी हो सकती है. ठीक है. The last and the final very important term of Saylor and Alexander is that the provision for systematic feedback during each step in the curriculum system and from student in each instructional situation constitutes a major contribution to Saylor and his associates administrative model of curriculum development. इनका जो model of development था वो था administrative model of development, हमने बात की उसमें. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है क्या, हमने इस स्टेप के बाद कोई करिकुलम सेट हो,
एक यूनिटी प्लान के बाद हम एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम के बाद हम एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कोई फीडबैक को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दी गई, स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन थे सिलर एंड हिज एसोसिएट्स का। वो मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों का जो प्रिंसिपल थे, फिलोसफी थे, करिकुलम फिलोसफी थे करिकुलम के ऊपर, आपको समझ आ गए। I hope you do understand better way in the Sealers and Alexander way of approaching and understanding the curriculum development in his administrative model of curriculum development. Okay. Then Taba model of curriculum development जो कि third and yes ये third point है, Taylor, Shaler and Taba. Okay. हिल्डा ताबा 1962, वो ईयर याद रखें, 1962 reverse the commonly accepted procedure for curriculum development. It's a a criticism, a critical analysis to all the above traditional based curriculum development, and to begin with the planning of teaching learning units. इन्होंने अपने जो करिकुलम डेवलपमेंट को प्लानिंग एंड टीचिंग लर्निंग यूनिट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फोकस करी है। इन दिस सिस्टम टीचिंग लर्निंग यूनिट्स वुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर द करिकुलम डिजाइनिंग, जो कि हमारे टीचिंग लर्निंग यूनिट ही है, हमारे यूनिट बेस में करिकुलम में जो भी टीचिंग लर्निंग बेसिस है उसी के हिसाब से हमारे करिकुलम का डिजाइन होगा। ठीक है। द मॉडल इंक्लूड्स an organization of and relationship among 5 mutually interactive elements। वो एलिमेंट्स क्या है, जो भी मॉडल्स हम यहाँ पर बना रहे हैं जो कि टीचिंग लर्निंग यूनिट्स को ज्यादा फोकस कर रही है या ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, वो रिलेशनशिप, वो चीज के अंदर क्या चीज होता है, कैसे रिलेशन है, एंड इनटू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज कैसे है, वो 5 म्यूचुअली इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को ज्यादा फोकस करिए। वो है फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव, कैसे हम गोल सेट करें, ऑब्जेक्टिव करें, विजन डिफाइन करें। सेकेंड टर्म है कंटेंट, कंटेंट कैसे डेवलप करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड हम उसको कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, कैसे यूजफुल हो सकता है। देन टीचिंग स्ट्रैटेजी, हम टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या रखें। उसके बाद इवैल्यूएटिव मेजर्स, जो कि लास्ट में फाइनल में है। याद रखिए 5 ही प्रिंसिपल्स, 5 ही इंटरेक्टिव एलिमेंट्स उन्होंने बताए ताबा ने। उसमें है ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एंड स्ट्रैटेजी, एंड आपकी स्ट्रैटेजीज, टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड इवैल्यूएटिव मेजर्स। ओके। देन डिजाइनिंग द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज अप्रोच, यहाँ वो था एडमिनिस्ट्रेटिव, ये ताबा की है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी अप्रोच, ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी अप्रोच है। उसमें क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव इज द सेंटर्ड पॉइंट। ओके, ऑब्जेक्टिव आपके सेंटर में है, मध्य भाग में है, उसके हिसाब से वो सारे चीज इंटीग्रेटेड है, वो सारे चीज अपने आप से जुड़ी है। कंटेंट हो, आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो, उसके बाद टीचिंग स्ट्रैटेजी हो, उसके बाद इवैल्यूएटिव मेजर्स हो, वो ऐसे ही साइकिलिंग वे में चलती है। फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द मॉडल दैट में अफेक्ट इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स, जो कि इस मॉडल से बाहर है वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर एक्सटर्नल टू द मॉडल दैट में इफेक्ट द इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स, वो दोनों ही चीज इंटीग्रेटेड है, कोई भी चीज किसी को अफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। ओके। एक बार अच्छे से मॉडल को देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये सारे चीज सेंट्रिक है। ओके ओके। देन ताबास मॉडल कंटेन्स विद इन इट ए नंबर ऑफ इनोवेटिव एस्पेक्ट, जो कि एक नंबर ऑफ इनोवेटिव एस्पेक्ट के साथ ये जुड़ी है। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू learning experiences selected and organized in any accordance with specified criteria, teaching strategy that specify a variety of methods and technology, and an elaborate array of evaluative procedure and measures, जो कि सारे चीजें यहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट जो होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो होता है, टीचिंग स्ट्रैटेजी जो होता है, या कोई इवैल्यूएटिव प्रोसीजर जो होता है, वो सारी चीज एक इनोवेटिव अप्रोच में यहाँ पर डाल गया है। ओके। देन फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द मॉडल दैट में अफेक्ट्स इन इंटरनल कंपोनेंट, जो कि ये चीज आप अगर समझ गई
ये चीज आप अगर मेमोराइज कर ली, ये आपके लिए बहुत आसान है। वो यहाँ पर वो उन जो टेबल का उन जो ग्राफ का डिटेल्स यहाँ पर है। तो पॉलिसी ऑफ द स्कूल जो कि फैक्टर एक्सटर्नल टू द मॉडल, जो कि हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है? द नेचर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का नेचर कैसा है, इन विच द स्कूल इज लोकेटेड, इट्स प्रेशर्स वैल्यूज एंड रिसोर्सेस, वो एरिया के वैल्यू के अनुसार वो भी हमको इफेक्ट कर सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पॉलिसी होता है उन वो पॉलिसी भी हमको अफेक्ट कर सकते हैं करिकुलम को। द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल, इट्स गोल, रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी, जो कि पहले से एस्टेब्लिश में है, पहले से ही कोई करिकुलम में चल रही थी, उसका जो स्कूल का अपने नेचर, अपने गोल्स, अपने रिसोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी होता है, उसी के हिसाब से ही हमको करिकुलम बनाना है। ठीक है। द पर्सनल स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर्स इन्वॉल्व, जो भी वो कम्युनिटी में है, करिकुलम डेवलपमेंट डिजाइनिंग कमेटी में जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल्स है, जो हेडमास्टर है, हेडमिस्ट्रेस है, उनका पर्सनल स्टाइल कैसा है, कोई मॉडर्न तरीका से सोच रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल, कोई वर्नाकुलर, कोई एक इंटीग्रेटिव और होलिस्टिक अप्रोच में सोच रही है, वो सारी चीज दैट विल इन्फ्लुएंस द करिकुलम डेवलपमेंट। Okay, first one is the community, their culture, resource, pressures, etc., values, moral, most. Then policy of the school district, then nature of the particular school goal, then personal style of the members involved in the committee, then the nature of the student population, जो कि student है उन लोगों का भी nature matter करता है। और एक जो है कंटेंट फॉर ईच ग्रेड लेवल, हमारा जो कंटेंट के बारे में बात करें, जो ऑब्जेक्टिव हो गया कंटेंट, curriculum is contained within a number of teaching learning units, interdependence, cooperation, cultural change and social control, हमारी सारी चीज इन्फ्लुएंस करते हैं उनको। मेन आइडियाज जैसे जनरलाइजेशन डिराइव्ड फ्रॉम द की कंसेप्ट, हमारा जो जनरलाइजेशन है वो की कंसेप्ट से ही डिराइव हो रही है। देन स्पेसिफिक फैक्ट्स, कंटेंट सैंपल्स chosen to illustrate, explain and develop the main ideas, जो कि हम कंटेंट सैंपल लेते हैं विच इज गोइंग टू एक्सप्लेन एंड डेवलप द मेन आइडियाज। कोई स्पेसिफिक कंटेंट से कभी हम डिडक्टिव मेथड अप्लाई करें, कभी हम इंडक्टिव मेथड अप्लाई करें, जैसे कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक से हम जनरलाइज करें या कोई जनरल टॉपिक से हम स्पेसिफाई करें, वो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो इफेक्टिव होता है। ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी टॉपिक आप चूज कर रहे हो, कौन सी यूनिट आप चूज कर रहे हो, उसी के ऊपर। A variety of objective format devices have been prepared to measure the effectiveness of the curriculum, helping students. A variety of objective format devices have been prepared to measure the effectiveness of the curriculum in helping students. स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए उसके पढ़ाई के बारे में बात करो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट के बारे में बात करो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, टैलेंट हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, या कोई क्रिएटिविटी हो, उसको आप प्रेस करने के लिए बात करो, वो सारी चीज ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो है वो इफेक्टिवनेस होता है, जो कि स्टूडेंट को ही हेल्प करना है। हमारे लास्ट एंड फाइनल गोल इज दैट वी शुड हेल्प द स्टूडेंट टू अटेन देयर गोल एंड रीच इन द एंड्स। उसके बाद जो है स्टूडेंट टू एक्सप्लेन और रिकॉग्नाइज कॉजल रिलेशनशिप, अप्लाई न्यू स्टेट सेटिंग्स, इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन डेवलप्ड इन द करिकुलम एंड टू इंटरप्रेट सोशल साइंस डाटा। ओके, जैसे कि कोई सर्वे का डाटा हो, कोई सेंसस का डाटा हो, कोई और भी कितने टाइप का डाटा होते हैं जो हमारे स्कूल करिकुलम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम याद करें। इसीलिए वो ये कहती है कि दोनों ही चीज हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि हमारे कंपोनेंट के बाहर हो, एक्सटर्नल हो, जो कि हमारे कंपोनेंट के अंदर हो, दोनों ही चीज हमारे लिए इन्फ्लुएंशियल होता है, जैसे कि हम करिकुलम जिस समय बनाए। ये खत्म हो गई। जो चौथा है वो है हकिन्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, हकिन्स 2009, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था करिकुलम का 2009, बहुत रिसेंट है। एम्फासिस दैट करिकुलम डेवलपमेंट एनकम्पासेस हाउ ए करिकुलम इज प्लान, कैसे करिकुलम हम प्लान करें, फ्रेम आउट करें, implemented, evaluated as well as what people, processes and procedures are involved। वो एक अब जो चारों प्रोपोनेंट्स के थियोरिस्ट के अप्रोचेस के बारे में हम बात करी, वो सारी चीज आप जब भी एक एम्फासिस दोगे, एक एनालिसिस करोगे, वो समझ आएगा कि
हाँ, ये जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसीजर बनाया है, जो प्लानिंग फिलोसफी दी है, वो सारी चीज़ें साइंटिफिक टेक्निकल अप्रोच को ही प्रिंसिपल को ही फॉलो कर कर करी है, ठीक है? देन करिकुलम मॉडल्स हेल्प डिजाइनर्स टू सिस्टमैटिकली एंड ट्रांसपेरेंटली मैप आउट द रेशनल फॉर द यूज ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट प्रोसेस। जो भी करिकुलम हम बनाए, जो भी मॉडल हो, जो भी स्ट्रैटेजी हो, डिजाइनर्स की help designers to systematically and transparently map out the rationale। करिकुलम मॉडल्स ऐसा होना चाहिए कि जो सिस्टमेटिक एंड ट्रांसपेरेंट हो, जिसके लिए हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंड असेसमेंट अप्रोच को और भी कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, जो तीसरा पॉइंट है वो है करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स आर टेक्निकली यूजफुल देन often overlook the human aspects such as personal attitude वो होता है, फीलिंग्स क्या होता है, इमोशनल वेलबिंग होता है, कोई मेंटल वेलबिंग होता है, इन्वॉल्व इन करिकुलम मेकिंग। इस बहुत सारी चीज टेक्निकली यूजफुल होता है हमारे लिए, ठीक है? जैसे कि कोई एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन व्हिच इज द मेंबर्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी, वो बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशियल अप्रोच को याद कर कर, डिफरेंशियल अप्रोच प्रिंसिपल्स को फॉलो कर कर वो करिकुलम बना सकते हैं। दूसरी बात जो है, हकिन्स मॉडल इज एक्सेप्टेड एज डिसीजन मेकिंग मॉडल विद इन द फॉलोइंग 7 एक्शन स्टेप। वो जो हकिन्स का है वो डिसीजन मेकिंग मॉडल से जाना जा रही है। वो 7 स्टेप्स एक्शन स्टेप में ही डिवाइडेड हुआ है, जिसका हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज दैट करिकुलम कंसेप्चुअलाइजेशन एंड लेजिटिमाइजेशन। ओके, कंसेप्चुअलाइजेशन क्या और लेजिटिमाइजेशन क्या? Legitimization is a legitimacy, comes through legitimacy which is authoritative, जो कि ऑथराइज हो, कंसेंट हो, क्लैरिटी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, जो कि क्लियर एंड डिफाइंड करिकुलम हो। ओके, point number 2 is that diagnosis the stage has two major tasks. First one is translating needs into projects and creating goals and objective from the needs। वो दोनों चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि the stage has two major tasks। ये जो 2 नंबर की जो स्टेज होता है पॉइंट नंबर 2 का, वो है ट्रांसलेटिंग नीड्स इनटू कजेस। जो कि जो नीड होता है वो किसी कारण में होता है, क्यों नीड होता है, एंड क्रिएटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द नीड्स। उसी नीड से ही हमको हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना है। पॉइंट नंबर 3 इज दैट कंटेंट सिलेक्शन। हम कंटेंट कैसे सिलेक्ट करें? द करिकुलम डेवलपमेंट कंटेंट सिलेक्शन डील्स विद द व्हाट दैट इज टू बी टॉट और लर्न। क्या हम पढ़ाएं और क्या हम सीखें। ओके, देन एक्सपीरियंस सिलेक्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज द इन द हॉकिंस डिसीजन इज मेकिंग मॉडल इज एक्सपीरियंस सिलेक्शन। हम एक्सपीरियंस को सिलेक्ट, जैसे कि ऑर्गेनाइज कैसे करें एक्सपीरियंस को, लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे सिस्टमेटिक बनाए, और उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं हमारे गोल और पर्पजेस को अटेंड करने के लिए। 5 नंबर पॉइंट में है इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव्स, गोल, कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शन हैव बीन अप्रूव्ड, इम्प्लीमेंटेशन इज द नेक्स्ट स्टेज। तो इसीलिए एक्सपीरियंस सिलेक्शन हो गया। दूसरी बात हमारे इम्प्लीमेंट, कैसे वो स्ट्रैटेजी को, ऑब्जेक्टिव को, वो प्रपोजेस को हम इम्प्लीमेंट करें। 7 नंबर पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस। द फाइनल स्टेज ऑफ द करिकुलम इज मेंटेनेंस। इसको हम बनाए कैसे रखें, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, ट्रांसपेरेंसी कैसे बनाए, मेंटेन कैसे करें, स्ट्रैटेजिकली हम उसको अटेंड कैसे करें, वो सारी चीज इस 7 नंबर पॉइंट में ही है। जो 7 पॉइंट ऑफ एक्शन वो है, वो हॉकिंस का डिसीजन मेकिंग मॉडल है। द ब्रीफिंग ऑफ द हॉकिंस डिसीजन मेकिंग मॉडल इज दैट द हॉकिंस डिसीजन मेकिंग मॉडल has a unique feature called the feedback and adjustment loop। जो होता है वो 2 चीज में ही होता है। one is feedback and another is the adjustment tool। These loops allow decision makers to refer back to previous stages to make changes and any modification। हम जब भी कोई फीडबैक ले और कोई एडजस्टमेंट करे, फीडबैक के साथ हम कोई एडजस्टमेंट, फीडबैक क्यों ले जाती है? क्योंकि हमारे कोई कमियां हो, हमारे कोई क्रिएटिव कमेंट्स हो, कोई कंस्ट्रक्टिव कमेंट हो, एनालिसिस हो, उसके बाद हम कोई चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो सारे ही सेंटर्ड करता है हॉकिंस डिसीजन मेकिंग मॉडल को। ओके, ये खत्म हो गया
हमारे टेक्निकल अप्रोच। अभी हम शुरू करते हैं नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे एमसीक्यूज हो गए। हाँ, जब भी कोई चीज आपको अगर समझ नहीं आते हैं, प्लीज मुझे आप अपने जो भी क्वेश्चंस होता है, डाउट होता है, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स। ओके, शुरू करते हैं नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक अप्रोच। इसमें प्रिंसिपल क्या है आप जो नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक अप्रोच की? फर्स्ट वन इज दैट करिकुलम इवॉल्व्स rather than being planned। करिकुलम अपने आप ही होता है, कोई प्लानिंग नहीं होता है इस अप्रोच के हिसाब से। ओके, आप नहीं गड़बड़ मत करना कि टेक्निकली साइंटिफिक अप्रोच में और नॉन टेक्निकली नॉन साइंटिफिक अप्रोच में वो अलग प्रिंसिपल है। उसका जो रिवर्स होता है वो ये है। ओके, वो है प्लानिंग, वो है ऑर्गेनाइज्ड, वो है सिस्टमेटिक। लेकिन यहाँ पर अलग कंप्लीटली डिफरेंट डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी एंड प्रिंसिपल्स फॉलो की है। क्या है कि करिकुलम इवॉल्व्स rather than being प्लान नहीं की जाती है करिकुलम, वो अपने आप ही ओरिजिन होता है। ओके, और जो 2 नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 इज दैट इज फ्लेक्सिबल एंड ले स्ट्रक्चर विदाउट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स टू गाइड द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल ले स्ट्रक्चर्ड होता है। कोई ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन नहीं है यहाँ पर। वो एक प्रोसेस होता है जो कि लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में लर्नर को हम गाइड कर सकते हैं। करिकुलम करिकुलम ही है जो हम वो फ्लेक्सिबल हो, ले स्ट्रक्चर्ड हो, जिसके हम कोई डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में हम गाइड कर सकते हैं वो लर्नर्स को। और एक क्या है, is the non-scientific and non-technical curriculum is based on the progressive philosophy where the ends and interest of individual learners and the need of the society are the priority concern। जो कि हमारे सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया है, आप इसको ध्यान में नहीं रखना है, ये एक पॉइंट ही है। ओके, फिलोसॉफी जो कि सोसाइटी और सोसाइटी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पर, लर्नर्स को नहीं, इंडिविजुअल लर्नर्स वेयर द एंड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स एंड द नीड। ओके सॉरी, यहाँ पर दोनों चीज को इम्पोर्टेंस दिए, सोसाइटी को, इंडिविजुअल लर्नर्स को, एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी एट द प्रायोरिटी कंसर्न। दोनों ही चीज उनके लिए प्रायोरिटी कंसर्न में होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट इज दैट the non-scientific and the non-technical curriculum development is considers that the curriculum evolves rather than being planned and precisely। जो कि precisely प्लान ना होकर एक इवोल्यूशन, जैसे कि सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ना, वो ऐसे ही हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 इज दैट पॉइंट नंबर 5 is this curriculum is influenced by the educational vision of Jean-Jacques Rousseau, which is that teachers should provide the pupil opportunity to observe and discuss nature and learn of his own। अपने आप ही वो सीखे, अपने आप ही वो डिस्कवर करे, वो जैक्यूस रूसो की ही बात है। ओके, उससे point number 6 is that consider the artistic, imaginative, self-reflection and self-actualization efforts of the learners as important aspect of the curriculum। जो कि हम यहाँ पर किसको फोकस करें, किसको ध्यान में रखें? the artistic, the imaginative, self reflection, self actualization efforts of the learner। लर्नर खुद ही सीखे, खुद ही वो अपने आप को डेवलप करे, उसको सिर्फ एक गाइड चाहिए जो कि एक टीचर्स होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 इज दैट it emphasizes the relevance of curriculum in family life, social activities इन स्कूल एंड कम्युनिटी लाइफ एंड इंडिविजुअल लाइफ एडजस्टमेंट कंसर्न। यहाँ पर एम्फासिस जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इम्पोर्टेंस फोकस पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रखना है, वो है इस करिकुलम के डिजाइन करने के लिए, वो है फैमिली लाइफ, सोशल एक्टिविटीज इन स्कूल एंड कम्युनिटी लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ एडजस्टमेंट एंड कंसर्न को हमको ध्यान में रखकर ये करिकुलम बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो it goes beyond the formal prescribed and specified plan, includes an informal non specified curriculum। ये तो बहुत क्लियर है पॉइंट। पॉइंट नंबर 9 is the stress the subjective, personal, aesthetic, heuristic and
ट्रांजेक्शनल। ओके, ये पर्सनल एस्थेटिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई ग्रुप को नहीं। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को ये बहुत ध्यान में रखता है। पॉइंट नंबर 11 इज दैट, sorry 10 is that stress the learner through activity oriented approaches to teaching and learning। यहाँ पर कोई कोर्स कंटेंट को वो जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होता है वो सारी चीज को एक इंटीग्रेटेड बनाता है। वो यहाँ पर क्या चीज होता है कि एक एक्टिविटी ओरिएंटेड को अप्रोच को ज्यादा ही फोकस करे। पॉइंट नंबर 11 is that the person must involve with the curriculum, learners are involved in the planning। Okay, and then point number 12 is that focuses on individuals self perception and personal preferences, their own assessment of self needs and their attempts at self integration। कैसे अपने ही आप वो learners is the main and focus point जो कि non scientific non technical curriculum development model में है। The first and priority thing is that individual learners and the needs of the society or the family or the values। okay, यहाँ पर जो proponents है Gladstone and Gladstone naturalistic model। Gladstone feels it is the most possible to go with systematic and incentive to the politics of curriculum where to meet ends and to means is possible। जो कि उनका प्रिंसिपल फिलोसफी है वो है इट इज नॉट पॉसिबल टू गो विथ सिस्टमेटिक। कोई सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड के वे से हम करिकुलम का मीन्स एंड तक पहुंचने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन करिकुलम प्रोवाइड्स स्पेस टू डेवलप स्टूडेंट्स सेल्फ concepts and mature images of themselves as a citizen and a member of human family। जो कि ह्यूमैनिटेरियन फोकस करे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोचेस को। दिस मॉडल गोज विद द 8 स्टेप। ये जो मॉडल है ये 8 ही स्टेप से गुजर रही है। वो है असेस द अल्टरनेटिव्स, क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, कोई फोकस्ड, कोई डिफाइंड, कोई क्लैरिफाइड स्टेप्स नहीं होता है। हम अपने अल्टरनेटिव्स ही यहाँ पर देखते हैं। स्टेट आउट द टेरिटोरी के हिसाब से, वो स्टेट हो, कम्युनिटी हो, फैमिली हो। डेवलप ए कंसिस्टेंसी कैसे रखे उसको हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाए। बिल्ड द नॉलेज बेस आप वो जो इंफॉर्मेशन बेस हम कैसे बनाए। ब्लॉक इन द यूनिटी को हम ब्लॉक वाइज कर दे। ठीक है, हमारे सिर्फ यहाँ पर यूनिटी होता है, यूनिटी हिसाब से प्लान होता है, वो यूनिटी का एक ब्लॉक डेवलप करते हैं। ओके, देन प्लान क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस हो और हम उसको कैसे प्लान करें एक क्वालिटी के दौरान। जो 7 नंबर पॉइंट है वो है डेवलप द कोर्स एग्जामिनेशन के बारे में है, जो हम कैसे वो डेवलप करें। जो 8वीं नंबर पॉइंट में है वो है डेवलपिंग इन लर्निंग सिनेरियो। लर्निंग सिनेरियो से हम कैसे वो करिकुलम को बनाए। ये 8 चीज हमको ध्यान में रखकर ये जो ह्यूमैनिटेरियन करिकुलम अप्रोचेस वो जो नॉन साइंटिफिक एंड नॉन टेक्निकल करिकुलम डेवलपमेंट की मॉडल के अंदर है वो हम ऐसे ही प्लान और वर्कआउट कर सकते हैं। विंस्टन एंड फंटिनी मॉडल, इसमें क्या है, एजुकेशन शुड हैव ए ह्यूमन फोकस एंड द ऑब्जेक्टिव शुड एड्रेस स्टूडेंट्स कंसर्न्स बोथ पर्सनल एंड इंटरपर्सनल। यहाँ पर जो एजुकेशन है शुड हैव ए ह्यूमन फोकस, वो है ह्यूमैनिटेरियन फोकस बोथ ऑन सोसाइटी एंड लर्नर्स, एंड यहाँ पर है ह्यूमन फोकस। ऑब्जेक्टिव शुड एड्रेस, ऑब्जेक्टिव हमारे जो करिकुलम की ऑब्जेक्टिव हो वो क्या एड्रेस करना चाहिए, वो कैसे वो मीन्स अटेंड करे। स्टूडेंट्स कंसर्न, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, बोथ पर्सनल एंड इंटरपर्सनल, दोनों ही चीज को हमको याद रखना है। दिस मॉडल द बेसिक फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स इन करिकुलम, जो कि हमने पहले ही बताया। बेसिक आइडियाज इन द करिकुलम कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन आर स्टूडेंट्स कंसर्न। ओके, इट इज नॉट इन रेस्पॉन्ड टू चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। कोई एक ग्रुप अप्रोच के लिए ये बना नहीं है, ये है एक स्टूडेंट या पर्सन सेंट्रिक होता है, जो कि पर्सनल हो सकता है अगर इंटरपर्सनल भी हो सकती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो जो ये मॉडल के अंदर जो पॉइंट है वो है
फर्स्ट स्टेज इट डिटरमिन्स हु आर द लर्नर्स, लर्नर कौन है, ओके, हु इज द लर्नर। देन उसी पॉइंट वन में क्या क्या चीज है, एट दिस स्टेज मॉडल एड्रेस स्टूडेंट्स कंसर्न, हियर डेमोग्राफिक कल्चरल डाटा लर्नर्स ऑडियंस आर टेकन। दो चीज को हम इंपॉर्टेंट देना है, वन इज द डेमोग्राफी एंड सेकेंड वन इज द सोशियो कल्चरल डाटा। देन पॉइंट नंबर टू में क्या है, इट ऑल्सो अटेंड्स टू द डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल लेवल। दो यहाँ पर भी दो चीज है, एक है हमारी डेमोग्राफी, फर्स्ट चीज में क्या है, स्टूडेंट्स कंसर्न में क्या है, डेमोग्राफिक एंड सोशियो कल्चरल डाटा है। सेकंड चीज में क्या है, डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल लेवल स्टूडेंट की क्या है, वो इंडिविजुअल की क्या है, वो लर्नर की क्या है। तीसरे पॉइंट में टीचिंग इज डन इन ग्रुप्स, ग्रुप में हम इंटरपर्सनली टीचिंग बनाए। सेकंड स्टेज में क्या है, उसमें सेकंड स्टेज में भी 4 पॉइंट है, इट डील्स विथ पर्टिकुलर कंसर्न कॉमन टू द ग्रुप, हियर 3 मेजर्स कंसर्न्स आर देयर, जो कि हमारे स्टूडेंट कंसर्न्स होते हैं। वो सेल्फ इमेज, डिसकंटेंटेडनेस, कंट्रोल ओवर वंस लाइफ, स्टूडेंट्स कैन हैव इवन मोर, इवन अदर कंसर्न, और भी कंसर्न हो सकते हैं जिसको हम ध्यान में रखकर हमारे करिकुलम की फ्रेमवर्क करें। ओके, ये सारी चीज जो हमने अभी डिस्कशन की है, वो सारी चीज होता है कि आप इसको इसी इसी प्रिंसिपल्स को, फिलोसॉफी को ध्यान में रखकर अपने अपने जो प्रिंसिपल्स होता है, जो भी करिकुलम की फ्रेमवर्क करना है, जिसी की भी अप्रोच के अंदर, जिसी की भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, आप उसी के हिसाब से ही बनाए। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इट डील्स विद डायग्नोस्टिक्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कंसर्न, जो ऊपर हमने डिस्कशन करी, जो भी कंसर्न है वो लर्नर्स की या स्टूडेंट की या चिल्ड्रेन की, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट की, वो हम आइडेंटिफाई कर दे। द रीजन फॉर देम आर डायग्नोस्ड, क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो प्रॉब्लम की, कंसर्न की। टीचर्स डेवलप सुटेबल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच टू एड्रेस दिस कंसर्न, टीचर को डेवलप करना है वो कैसे हम मीट कर सकते हैं, कैसे हमको ओवरकम कर सकते हैं वो सारे प्रॉब्लम। ओके, फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज में इट डील्स विथ ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, हमारे ऑर्गेनाइजिंग आइडिया कैसे बना है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, हम ऑर्गेनाइजिंग आइडिया सिलेक्ट करें। सच आइडियाज आर सिलेक्टेड विथ पर्टिकुलर कंटेंट, आइडियाज, कंसेप्ट, जनरलाइजेशन एक्सेट्रा, जो भी हम कंसर्न उसको पहले डायग्नोसिस करें, उसके बाद हम कैसे उसको फ्रेमवर्क करें और कैसे उसको हम ओवरकम करें। ओके, देन the ideas are selected in such a way that it will cut across the disciplines, ये कोई डिसिप्लिन में नहीं होगा, ये कोई हिस्ट्री पढ़ा लो आप इतिहास के बाद सब कुछ जान जाओगे, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ा लो आप, जो पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स होता है वो सारी चीजें, ये कोई डिसिप्लिन के अंदर ही नहीं होता है जो स्टूडेंट के कंसर्न, इट इज आउट एंड बियॉन्ड ऑफ द एनी डिसिप्लिन। ओके, देन फिफ्थ स्टेज इज दैट actual selection of content vehicles takes place and content vehicles are organized around 3 personals and social themes, जो कि एक्चुअल सिलेक्शन जो भी कंटेंट के हम कर रहे हैं वो क्या क्या चीज में होता है, प्लेस कंटेंट व्हीकल्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 3 पर्सनल एंड सोशल थीम, 3 ही पर्सनल एंड सोशल थीम्स के ऊपर है वो फिफ्थ स्टेज का जो बात है। सिक्स स्टेज में क्या है, इट डील्स विथ लर्निंग स्किल्स necessary to deal with content could be reading, writing and arithmetic, तीन चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना है। लर्निंग स्किल को कैसे हम बढ़ाए, सोशल अवेयरनेस, फर्स्ट है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक जो कि कैलकुलेशन हो, कंप्यूटेशन हो, देन सोशल अवेयरनेस जो कि सोशल इशू के बारे में हमको उनको सेंसिटाइज करना है और उनको अवेयर करना है। Here learners are taught with peers, themselves and adults. The emphasis is to say special skills are equally important as cognitive skill. दोनों ही चीजें यहाँ पर peers के साथ वो पढ़ सकते हैं या अपने आप ही कर सकते हैं या कोई adult के साथ भी हम इसको एंजॉय कर सकते हैं या एंगेज कर सकते हैं। ओके, एंड सेवेंथ स्टेज इज दैट इट डील्स विथ टीचिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के बारे में वो जो 7 नंबर का स्टेप्स है वो रिलेटेड है। व्हाट आर इम्पोर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट स्किल्स इन द कंटेंट ऑफ पावर ओवर वन लाइफ, दिस डिपेंड्स ऑन द स्टाइल्स ऑफ द लर्निंग, ये वो निर्भर करता है कि स्टाइल्स ऑफ लर्निंग क्या है। ओके, हियर बाय इंटरेक्शन विथ पीयर्स एंड एडल्ट्स टीचर्स विल रियलाइज देयर सेल्फ वर्थ, कोई लर्नर्स हो, कोई टीचर्स हो, कोई स्टूडेंट्स हो, अपने आप को जब भी एक पीयर ग्रुप में रिलेट करता है, कोई एडल्ट का सब वो वार्तालाप करता है, आलोचना वो विचार विमर्श करता है, वो सारी चीज
अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करता है, हम कैसे हैं, हमारे सेल्फ का जो वर्थ होता है, हमारे अपने आप का जो इम्पोर्टेंस होता है, वो सारी चीज रियलाइज करता है। देन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। This model suggests curriculum makers to assume an openness to process, an eye for the unexpected, and a willingness to let individuals interact with curricular matters as they evolve. Okay, the model suggests curriculum makers to assume an openness process. किसी भी एक कैसे हम करें, ओपन क्लोज एंडेड प्रोसेस नहीं हो, एक ओपननेस हो, सारी चीज ट्रांसपेरेंट हो, ओपन हो, फ्लेक्सिबल हो, कोई रिजिडिटी ना हो इस करिकुलम में. Then second point is that proponents of this approach to curriculum believe that the actual planning process assume its own ethos. जो भी actual planning process है वो कोई भी ethos को follow नहीं, कि वो अपने आप ही वो एक ethos को develop करे, evolve करे. ends are transform into new beginnings. कोई भी end हो इसके बाद एक नई शुरुआत होते हैं. People in this process are altered. Students, teachers, and even course matters are changed as the dynamics and chaos unfold. इसीलिए ये एक डायनामिक अप्रोच होता है जिसमें हम लर्नर्स को चेंज कर सकते हैं, टीचर्स को चेंज कर इसी के हिसाब से हम कोर्स कंटेंट को और सिलेबस को, एक्टिविटीज को भी मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3 इज दैट द एम ऑफ करिकुलम designed from this viewpoint is not to have students arrive at understanding, but essentially to realize that they have more work to do to continually make their understandings new. वो ऐसे नहीं कि वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गया, वहीं पर आप बंद कर दीजिए, स्टॉप हो गया, नहीं. दे शुड रियलाइज कि दे हैव मोर वर्क टू डू, और भी काम है उसके बाद, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद, थ्योरेटिकल अप्रोचेस के बाद और भी बहुत कुछ बाकी है, हमको सीखना है. ओके, देन fourth number is that curriculum becomes a process of development to be experienced in unique and the fast unimagined way, and rather than a static body of knowledge to be presented within a framework. जो भी है, कोई भी चीज इमेजिन हो, प्लान हो, सिस्टमेटिक हो, ऑर्गेनाइज हो, इसी के ऊपर वो बिलीव नहीं करते. उनके इनके हिसाब से वो फ्लेक्सिबल हो, यूनिक हो, क्रिएटिव हो, ऑन इमेज, जिसे कि हम कोई सोच नहीं सकते, इसी के हिसाब से हमारी करिकुलम डेवलप हो. ओके, ये सारी चीज हमको इसी जो पॉइंट होता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मॉडल में देखने को मिलेगी. Then point number 5 is that curriculum participants are engaged in a critical dialogue. कोई critical dialogue conversation में वो engage होता है within themselves and others in the planning process and interact with an evolving content of the curriculum. जो कि एक content होता है curriculum के अंदर, वो उसी के हिसाब से ही चलते. कोई planning process हो और अगर कोई interact with evolving content, interaction को, communication को यहाँ पर बहुत ध्यान में रखा गया है. This approach to curriculum creation can never be articulated with a universal perception. कोई universal precision के लिए अंदर नहीं, कोई एक ही मॉडल सारी जगह में, सारे स्कूल में नहीं डाल सकते हम. अपने अपने हिसाब से, अपने कम्युनिटी के हिसाब से, अपने लर्नर्स के नीड्स के हिसाब से वो अपने लर्नर्स के अपने आप ही वो सारे चीज वो याद में रखकर, ध्यान में रखकर वो बनाते हैं करिकुलम के strategy. इसलिए कोई there is no universal model of curriculum. हमारी curriculum may be diversified, multiplied, and may be verified according to the person's need, the learner's need, the community, societal need. उसके बाद क्या है, if you gather together to create a curriculum, it will emerge. अगर आप साथ में रहो तो कोई ना कोई करिकुलम आपसे बन जाता है. ठीक है, ये है सारे करिकुलम के डिटेल्स. उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन के बारे में. ये मुझे पता है ये सबसे ज्यादा आपको जिसके ऊपर ध्यान रहता है वो है क्वेश्चन पेपर. ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. ओके, the word curriculum is derived from which word? Greek, American, Persian और Latin. यहाँ पर मैंने हाईलाइटेड कर दिए. आप चाहे तो इस जो हमारे जो मॉडल क्वेश्चन है आप एक नोट बना सकते हो, बनाकर उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. ठीक है, वो लैटिन वर्ड से आया है. हमारे जो करिकुलम की फास्ट स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की, वो हम तभी इनको सभी को कवर किए. यहाँ पर तो बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन हो गए उसके बाद अराउंड 1000 क्वेश्चन वी शुड ट्राई टू कवर
for this only teaching aptitude. So please be with us and please click on the bell icon for our more new notification. Okay, जब भी हम कोई वीडियो बनाए इसी के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दे तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, या आप बताओ तो मेजर कंपोनेंट्स हमने आज सुबह ही डिस्कशन की थी, वो है 4. ओके, 4 नंबर पॉइंट क्या थी? कोर करिकुलम. ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट इन नेचर? ब्रॉड क्या है इसमें? जो 4 ऑप्शन दिया गया, एम, गोल, ऑब्जेक्टिव. इन नॉन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ही वर्ड है. देन टाइलर्स करिकुलम मॉडल वाज गिवन, कौन सी ईयर में टाइलर दे, इसीलिए मैंने आपको बताई थी वो जो ईयर है वो आपको याद रखना है, 1949. ओके, देन तावास मॉडल करिकुलम किस ईयर में, कौन सी ईयर में आए थे? वो है 1962. यहाँ पर 4 ही ऑप्शन हो गए और एक सही ऑप्शन और जो 3 ऑप्शन गलत हो गए, आपको सही ऑप्शन ही चूज करना है. देन करिकुलम एक्टिविटीज आर a vital part of the educational planning, useless for proper learning, aims at creating fitment and none of the above. 4 ही ऑप्शन हो गए. दूसरी बात, आपको सही ऑप्शन ही चूज करना है. अगर आप अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी हो उसी जो सब्जेक्ट कंटेंट के बारे में, तो आप तभी आप वो सही आंसर चूज कर सकते हो. इसीलिए करिकुलम एक्टिविटीज आर वाइटल पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग ही होता है. Then question number 7, DAS is the basic institution for socialization of children. Children के लिए जो basic socialization के बारे में, socialization itself is a broader concept. Socialization is a process of lifelong process which help us to inculcate the culture, tradition, way of lifestyle, attitudes, behavior within a child. It's starting from the womb of the mother and end at death. हम जब भी हमारे छोटे होते हैं वहीं से शुरू होता है, हमारे जन्म से शुरू होता है, मरने तक ये चला रहता है सोशलाइज, जैसे कि लर्निंग प्रोसेस होता है. ओके, उसके हिसाब से ये 4 ही है हमारे सोशलाइजेशन के एजेंट. लेकिन पहला जो बेसिक्स एजेंट है वो है फैमिली, और दूसरा हम फैमिली के अंदर में बात करें तो पेरेंट्स और मदर ही है. जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम टू चेक द प्रोसेस इज व्हाट? कौन सी एक मैकेनिज्म टूल है, जो कंसेप्ट है, कंपोनेंट है, जिसी के साथ हम करिकुलम को चेक कर सकते हैं, या कोई करिकुलम के कोई हम प्रोसेस ही है, कौन सी मेथड वो है वो करिकुलम को चेक करने के लिए, वो है कंटेंट, मेथड, ऑब्जेक्टिव्स और इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन ही सही आंसर है. Then question number 9, the total process of designing, implementing and evaluating a curriculum process is called what? Curriculum construction बोले, curriculum design बोले, curriculum development हो, या curriculum implementation है. यहाँ पर जो डिजाइनिंग होता है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, उसके बाद ही आंसर करना. ठीक है. द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम, implementing the curriculum, evaluating the curriculum, जो सारे प्रोसेस को, द कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? करिकुलम डेवलपमेंट. ओके, तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन इज व्हाट? अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में भी हमको इनोवेशन मिलते हैं, ह्यूमन माइंड के भी वो इनोवेशन होता है, वो बेसिक्स पार्ट होता है, वो रिसर्च में भी हमको इनोवेशन या डिस्कवरीज मिल जाती है. इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सो थैंक यू guys for bearing with us till the last, and wish you all the very best for your preparation. Any Hope group will definitely try their best to give you more information and more knowledge related to the syllabus, questions paper, model question for your preparation. So please guys, for encouraging me, do subscribe my channel. Please like and share the videos. Thank you. We will see. We will discuss another strategy preparation of strategy of EMRS TGT PGT in the next video. Please stay tuned and have a good night.